नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, आज मैं आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। अपने टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग अपने आज बात करेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग की, और नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम की। फार्मिंग सिस्टम की दोस्तों, तो मैं ये दोनों टॉपिक अपने इकोनॉमिक की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स मतलब अपने इकोनॉमिक्स जो फार्म मैनेजमेंट वाला सिस्टम है उसकी दृष्टि से, और एग्रोनॉमी की दृष्टि से, ये दोनों जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से आपको हर बार इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है, और ये थ्योरी के एग्जाम में भी बहुत बार इसके परसेंट डायरेक्ट आती है 4 नंबर और 2 नंबर में। तो अपने बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग होता क्या है दोस्तों? इसने रोस नाम के एक वैज्ञानिक ने टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में एक टर्म दी थी। तो रोस ने क्या कहा था दोस्तों? रोस ने कहा था कि कोई प्रक्षेत्र या फार्म बोल सकते हैं, प्रक्षेत्र या फार्म जो अलग अलग हो, किसी प्रक्षेत्र या फार्म अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो, और उनके उत्पादन करने की क्रियाविधि और उसकी जो प्रैक्टिसेज है उनमें क्या हो, सिमिलरता हो, मतलब उत्पादन हो, वो जो अपने को उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद की जो प्रैक्टिसेज क्रिया होती है वो क्या हो, सिमिलर हो। वो है किसी प्रक्षेत्र या फार्म के लिए हो, वो किसी एक उद्यमी के लिए या 2-4 उद्यमियों के लिए या 2-4 फार्मरों के लिए क्या हो, सिमिलर हो। लेकिन इसमें फार्मिंग सिस्टम में और टाइप ऑफ फार्मिंग में ये क्या हो सकती है, क्रियाविधि तो क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है। प्रत्येक मतलब फार्म के लिए बोल सकते हैं, प्रत्येक हिंदी में प्रक्षेत्र के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अपने को उस प्रक्षेत्र, 2 अलग अलग प्रक्षेत्र बोल सकते हैं, फार्म बोल सकते हैं, तो उनसे जो इनकम प्राप्त होती है वो इनकम क्या होती है दोस्तों, वो अलग अलग होती है। एक तो मुख्य अपने इंटरप्रेन्योर या उद्यमी बोल सकते हैं, या फार्म होता है जो उसमें क्या होती है, एक तो मुख्य होती है, एक मुख्य इनकम सोर्स होता है एंटरप्रेन्योर का, एक तो मुख्य इनकम सोर्स होता है, और एक क्या होता है उसका रिलेटिव, या उससे अपने को सब प्रोडक्ट उत्पाद को क्या बेच सकते हैं, या अपने को सब एंटरप्रेन्योर मान सकते हैं। जैसे क्रॉप हो गया, कोई मतलब सीधा कोई एक एंटरप्रेन्योर हो गया, जैसे इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री। तो इससे मतलब एक से तो क्या हो, अपने को इनकम अधिक प्राप्त हो, और दूसरी जैसे किसी के पास कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री के साथ वो क्या कर रहा है, खेती भी कर रहा है, थोड़ी बहुत भूमि पर वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, तो उस खेती से क्या हो रही है, उसको इनकम प्राप्त हो रही है। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक तो आय का मतलब सोर्स क्या होना चाहिए, मुख्य, और दूसरा क्या होना चाहिए उसके लिए, जो कौन बोल सकते हैं, सब प्रोडक्ट या सब एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं अपने को। तो इसी पर अपने क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे दोस्तों अपने डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम की, या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है विभिन्न या कई स्रोतों से। स्रोत क्या होंगे अपने पास, या तो कई उद्यम होंगे, या अपने पास कई फसलें हो सकती हैं, कई फसलें मतलब मोर देन वन, मतलब एक से अधिक कितनी भी फसलें हो सकती है, एक से अधिक कितने भी अपने को क्या हो सकते हैं, उद्यम हो सकते हैं। उनसे आय का स्रोत होगा, जो मतलब आय कितनी प्राप्त होगी अपने को, 100% प्राप्त होगी एक उद्यम के लिए। इसमें एक डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम के लिए बोला गया है कि एक उद्यम के लिए कम से कम आय जो प्राप्त होती है वो 50% से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। मतलब कि दोनों का योगदान, अपने पास 2 उद्यम है, जैसे 2 उद्यम या अपने उद्योग या एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, तो उसके लिए एक स्रोत और 2 स्रोत, इस स्रोत से अपने को आय क्या होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए, 50% से
कम होनी चाहिए, तभी दूसरे उद्यम या दूसरी फसल का क्या होगा, योगदान इसमें सम्मिलित एक समान रूप से होगा, तभी इसे बोलेंगे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम। मतलब एक उद्यम से या एक फसल या एक क्रॉप सीजन से अपने को क्या होनी चाहिए, आय 50% से कम प्राप्त होनी चाहिए, तभी इसे बोलेंगे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की। जैसे ये चक्कर है, तो अपने को टोटल 100% आय प्राप्त हो रही है, तो इसमें लगभग 3 या जैसे मछली पालन हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई क्रॉप हो गया, तो इनका सम्मिलित रूप से अपना अलग अलग योगदान होना चाहिए। कोई एक विशेष का 50% या 50% से अधिक योगदान न होना चाहिए दोस्तों इसके लिए। तो इस प्रकार का जैसे 10 से 15% अपने कोई एक क्रॉप का मान सकते हैं, जैसे गेहूं का मान सकते हैं या गन्ने का मान सकते हैं, फिर मधुमक्खी का 20 से 25% योगदान मान सकते हैं, फिर कोई इंडस्ट्री का मान सकते हैं। इस प्रकार अपने को टोटल इनकम है जो 100% प्राप्त हो जाएगी, उस 100% इनकम में से किसी एक का योगदान 50% नहीं होना चाहिए या 50% से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे अपने स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की बात करें दोस्तों। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यम से अपने को आय कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 50% प्राप्त होनी चाहिए। एक से कितनी होनी चाहिए, 50% दोस्तों, या 50% से अधिक होनी चाहिए, 50% या मोर देन 50%। तो जिस प्रकार ये अपनी 100% आय है, 100% आय में से 50% आय अपने जैसे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो मधुमक्खी पालन से कितनी होनी चाहिए, 50% मधुमक्खी पालन से, और बाकी बची 50% वो अपने 20% मान लेंगे, जैसे अपने कोई सीरियल क्रॉप वगैरह या क्रॉप से प्राप्त होगी, और बाकी जैसे पशुपालन वगैरह से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के लिए बोलेंगे कि वन एंटरप्रेन्योर या वन क्रॉप सीजन से अपने को कितनी प्राप्त होनी चाहिए आय, वो होनी चाहिए 50% या 50% से अधिक। अब बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग की दोस्तों। अब अपने बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में तो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सीडों को क्या एक साथ मिलाकर बुआई करते हैं या सोइंग करते हैं। और मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, फसल या खेती के साथ पशुपालन भी करना, प्लस पशुपालन। अपने पास कोई फील्ड है या अपना खेत है, उस खेत में उसके मतलब खेती के साथ साथ या फसल उत्पादन के साथ साथ अपने को क्या है, पशुपालन भी पालना। जो पशुपालन अपना 10 से 15% योगदान क्या है, जो किसान की मेन इनकम होती है, मुख्य इनकम होती है, उसमें सहायक के रूप में अपना क्या है योगदान देता है दोस्तों। इस प्रकार इसे एग्जामों में कई बार पूछ लेते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग में पशुपालन का कितना % मुख्य जो इनकम होती है उसमें कितना % योगदान होता है, वो होता है दोस्तों 10%। मुख्य आय या इनकम में पशुपालन का योगदान होता है, वो होता है 10% दोस्तों। अब बात करेंगे अपने ड्राई फार्मिंग की। ड्राई फार्मिंग अपने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और अपने को इसमें से सीधा याद रखना है कि किसी क्षेत्र में कोई ड्राई एरिया या कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है, मतलब अपने राजस्थान का पश्चिमी इलाका मान लेंगे, तो उसमें ड्राई फार्मिंग सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि वहां पर 20 इंच या 50 सेमी से एनुअल राइनफॉल होती है, मतलब एक वर्ष में 20 सेमी या 50 इंच से कम वर्षा होना, 20 सेमी या 50 इंच, और उसमें 750 mm से कम, 750 mm से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र आते हैं, वहां पर इरिगेशन द्वारा अपने क्या है खेती संभव होती है। जहां पर सिंचाई के स्रोत या नहरों की सुविधाएं उपलब्ध है, वहां पर क्या है अपने फसल को उगा सकते हैं, वरना अपने को डिपेंड किस पर रहना पड़ता है, वर्षा पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसके लिए इसे क्या बोला गया है, ड्राई फार्मिंग बोला गया है। अब बात करते हैं रेंचिंग फार्मिंग की दोस्तों। नेक्स्ट है अपना रेंचिंग फार्मिंग, 5 नंबर है रेंचिंग फार्मिंग। नेक्स्ट अपना रेंचिंग फार्मिंग।
रेंचिंग फार्मिंग, रेंच या रेंच क्षेत्र उन क्षेत्रों को बोला जाता है जहां पर ना तो कोई सोइंग की जाती है, ना कोई जुताई वगैरह की जाती है। वो क्षेत्र या वो लैंड क्या होती है, वो क्षेत्र या लैंड वो पशुचारण के लिए या पशुओं को चरने के लिए क्या है, खुला छोड़ दिया जाता है उस क्षेत्र को, और इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं की जाती, बुआई नहीं की जाती। ये रेंच फार्मिंग विदेशों में अपनाई जाती है, और भारत में जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर के इलाके और राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र, उसमें क्या है, रेंच भूमि छोड़ी जाती है। और उस खेती को क्या बोलेंगे, उस पशुचारण क्रिया प्रणाली को जहां पर खुले पशु चरते हैं उसे बोलते हैं रेंच फार्मिंग। और उन क्षेत्रों को बोला जाता है रेंचर, उन क्षेत्रों को बोला जाता है रेंचर, जहां पर ये रेंच प्रणाली अपनाई जाती है, रेंचिंग फार्मिंग अपनाई जाती है। जो खुले क्षेत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंचर बोलते हैं। तो ये थे दोस्तों अपने टाइप ऑफ फार्मिंग या फार्मिंग के टाइप, मतलब खेती के टाइप, ये मैंने आपको बताया। जो एग्जाम में इसी प्रकार से इनके आने की क्वेश्चनों की संभावना रहती है दोस्तों। शॉर्ट में मैंने आपको अच्छे से अच्छे बताने की ट्राई किया है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे।